स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर बायोलॉजिकली इंक्लाइंड में। आज हमारा 9th क्लास का जो टॉपिक है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई यानी कि जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो क्या है? वो है सेल। तो आज हम सेल के बारे में और सेल के जो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो कोशिका अंग हैं, उनके बारे में एक सरसरी जानकारी जुटाएंगे और देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल जो शब्द है जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं, ये सेलुले शब्द से आया है। सेलुले या सेलुला कह लीजिए। सेलुला का मतलब होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट यानी कि कोष्ठ, कंपार्टमेंट। जैसे ट्रेन के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, सारे मिलकर के एक पूरी बॉडी बनती है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी अलग अलग कंपार्टमेंट से बनी हुई है, अलग अलग सेल्स से बनी हुई है। और सभी सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं और फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं। तो सेल जो शब्द है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सेलुला विच मीन्स कंपार्टमेंट। सबसे पहले सेल की खोज, बड़ी रोचक जानकारी इसके साथ जुड़ी हुई है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है इसके साथ। तो सेल की जब सबसे पहले जो खोज की गई, अब मैं खोज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेल जो है दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। शब्द दो आते हैं हमारे पास, एक तो डिस्कवर्ड और दूसरा शब्द आता है हमारे पास इन्वेंटेड। आज हम दोनों शब्दों का प्रयोग करके देखेंगे। साइंस में दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है। डिस्कवर्ड कहाँ यूज हो रहा है और इन्वेंटेड कहाँ यूज हो रहा है। तो सेल वाज डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड। तो सेल को किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहली बार अपने एक क्रूड माइक्रोस्कोप, अपने एक बिल्कुल सरल सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा। कहाँ देखा? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसको इन द कॉर्क स्लाइस, इन कॉर्क स्लाइस, यहाँ स्लाइस, जिस प्रकार से ब्रेड की स्लाइसेस होती हैं उसी प्रकार से कॉर्क की जो पतली स्लाइस है, पतला टुकड़ा, उसमें सबसे पहले सेल को स्टडी किया गया। एज वी नो दैट कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। कॉर्क एक मृत कोशिकाओं से बनी हुई होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले कोशिकाएं देखी वो कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी, डेड सेल्स थे। रॉबर्ट हुक ने क्या पाया कि ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कुछ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर लाइक उसको दिखाई दी। इस प्रकार से उन्हें कोशिकाएं देखने को मिली। तो उन्होंने फिर बाद में इनको सेलुला कहा और फिर उससे शब्द डिराइव हुआ सेल। 1665 के बाद उसके 9 साल बाद यानी कि 1674 में, यानी कि 9 साल तक कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई। उसके बाद आफ्टर 9 years हम अगर देखें तो 1674 में एक वैज्ञानिक हुए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप, थोड़ा उससे उन्नत किस्म का माइक्रोस्कोप तैयार किया और ही वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल। तो ये वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि एक लिविंग सेल को देखा फ्रॉम द सैंपल ऑफ पॉन्ड वाटर। तो जो तालाब का पानी था उसके अंदर से इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा। तो ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट टू स्टडी लिविंग सेल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल, हु डिस्कवर्ड सेल। बच्चे ल्यूवेनहॉक लिख देते हैं कई बार, बट वो गलत है।
cell was discovered by Robert Hooke, but living cell was first observed by Leeuwenhoek. उनके बाद कई सालों तक कोई रिसर्च नहीं हुई, कुछ साल तक ऐसे ही रहा, और फिर सन 1831 में चल करके एक वैज्ञानिक आया, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने न्यूक्लियस को देखा, और किस में देखा? ऑर्किड के जो प्लांट्स होते हैं, ऑर्किड आपने देखा है, ऑर्किड के बड़े सुंदर फूल होते हैं, तो ऑर्किड के फूलों के अंदर उन्होंने एक ओपेक, सेल्स के अंदर ओपेक जगह देखी, और उन्होंने उसको कुछ अलग ही नाम दिया था, और बाद में उसे न्यूक्लियस कहा जाने लगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, तो हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इनके बाद 1835 में एक वैज्ञानिक और आए, J.E. पुरकिंजे। हिंदी में J.E. पुरोकंज भी लिखा मिलता है कई बार, और J.E. पुरकिंज भी लिखा मिलता है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया साइटोप्लाज्म। इन्होंने देखा कि जो सेल है उसके अंदर एक फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद है, और उसको उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। जो जीव द्रव्य है उसको उन्होंने साइटोप्लाज्म की जगह नाम दिया उन्होंने प्रोटोप्लाज्म। अब इनमें थोड़ा फर्क है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में। जब हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लिक्विड विच इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। और जब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की, तो इट मीन्स दैट लिक्विड, दैट फ्लूइड विच इज प्रेजेंट होल ओवर इनसाइड द सेल, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। तो इनके बाद फिर कई सालों तक कुछ रिसर्च नहीं हुई, और उसके बाद में फिर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डिस्कवर किए, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी बड़े सेल ऑर्गेनेल थे, इसीलिए बाद में बड़ी आसानी से इनका भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया गया, बट केवल यहीं तक सीमित रह गई। फिर 1931 में, यह 1831 की बात है, इसके बाद 100 साल बाद आ जाइए 1931, वो रेवोल्यूशनरी टाइम जब नॉल और रस्क ये दो वैज्ञानिक हुए, नॉल एंड रस्क का, इन दोनों ने मिलकर के बड़ा ही खास यंत्र बनाया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो इन्होंने तैयार किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रो को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, म्यू बना करके ऊपर डैश लगा करके, अगर आप चाहो तो बड़ा भी करके लिख सकते हो पूरा माइक्रोस्कोप। नॉल एंड रस्क, इनमें से एक तो फिजिस्ट थे, रस्क, और नॉल जो थे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। दोनों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को तैयार किया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खासियत, ये किसी भी चीज को लगभग 2 लाख गुना बढ़ा करके दिखाता है। यानी कि अगर एक सेल देख रहे हैं हम, तो एक सेल का साइज जो है उसको 2 लाख गुना बढ़ा करके ये दिखा सकता है। इसीलिए ज़्यादा बड़े सेल ऑर्गेनेल्स के नीचे स्टडी नहीं किए जाते, बहुत ही छोटे पार्ट्स जो सेल के अंदर के पार्ट्स हैं वही स्टडी किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। जैसे कि अगर हम बात करें जो सेल ऑर्गेनेल है जो वैसे नहीं दिखाई दिए, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, लाइसोसोम जिसको कि हम आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, ये सभी के सभी सेंट्रियोल्स,
तो ये इस प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल हैं ये सब बाद में देखे गए, जैसे राइबोसोम्स है, ये यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, ये जिनमें कि एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक जिसको कि हम ये एक जालिकावत होता है, जालिका रूपी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए इसका नाम भी ये अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इनको बाद में सबको स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद, और आज हम जानते हैं डिटेल्स यहाँ तक कि बैक्टीरिया वायरसेस के बारे में भी। वायरस की स्टडी पॉसिबल हो पाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद, उससे पहले नहीं। अब आज के समय में हम वायरस के अंदर मौजूद आरएनए तक की स्टडी कर लेते हैं, वायरस का स्ट्रक्चर क्या है उस तक को देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें किसी भी चीज़ को किस लेवल तक ले जाता है, हमें लगभग 10 किसी भी चीज़ का साइज अगर 10⁻⁻10 मीटर है वहाँ तक, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम तक के साइज की चीज़ को बड़ी आसानी से दिखा देता है। तो ये कुछ एक जानकारियाँ हैं जो सेल से जुड़ी हुई हैं। अभी हम धीरे धीरे एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनेल्स को लेंगे। मैंने सेल ऑर्गेनेल शब्द का इस्तेमाल किया है, इनको सेल कंपोनेंट्स भी बोल देते हैं। इनको हमने सेल ऑर्गन्स क्यों नहीं कहा, ऑर्गेनेल्स क्यों कहा? क्योंकि ऑर्गन जो शब्द है दैट इज यूज्ड फॉर दोज बॉडी पार्ट्स विच आर लार्जर विच कैन बी सीन इजीली विद द नेकेड आई, जिनको कि हम नेकेड आई से आसानी से देख सकें उनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। और किसी भी सेल के वे छोटे छोटे पार्ट जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते दे आर नोन एज ऑर्गेनेल्स। तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अगर हम देखें चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे फिर वो लाइसोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम हो, न्यूक्लियस हो, ऑल दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या काम करते हैं ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में कि किस सेल ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन है। तो टिल देन गुड बाय। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, ये जो आपको जानकारियाँ दी गई ये बढ़िया लगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स।